नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन में एमसीक्यू सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेकर के बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीजन पर आपके सामने सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो विषय हमने तय किया है वो है सेल साइकिल, यानी कोशिका का जीवन चक्र और कोशिका विभाजन। इस पर बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, वो चाहे पीएससी रहा हो, चाहे यूपीएससी रहा हो, चाहे पीएनएसटी रहा हो, चाहे रेलवे रहा हो, चाहे नीट रहा हो। सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया है और आज आपके सामने उन सवालों को लेकर के आए। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक चित्र हमने लगाया है गोलाकार संरचना में, जिसमें एक जगह जीवन लिखा है, एक जगह यस लिखा है, एक जगह G2 लिखा है, एक जगह यम फेज किया है और यम फेज में उसके पार्ट किए हैं। आशा है कि चूंकि आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पहले भी हमसे आपने पढ़ा है तो आपके ये चैप्टर तैयार हों। आज पढ़ाने का सेशन नहीं है, आज सिर्फ सवाल पूछने का सेशन है। फिर भी हमने तय ये किया है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में जरूर देंगे। जैसे ही हम सेशन की शुरुआत करेंगे, आपके दिमाग पर एक बार एम फेज क्या होती है, यस फेज क्या होती है, जी फेज क्या होती है, G2 फेज क्या होती है, इनका एक सुपरफिशियल नॉलेज आपके दिमाग पर देंगे और फिर सवालों की श्रृंखला शुरू करेंगे। सवालों की संख्या बच्चों 15 है। 15 सवालों को आपके जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अभी पिछले 10 साल में, उन्हीं से सवालों को हमने निकाला है और उन्हीं सवालों को आज आपके सामने रख करके आपसे पूछे। आपको देखना है, सवालों को गंभीरता से पढ़ना है, समझना है और इसके बाद इसका उत्तर करना है। रोज की तरह पहले हम सवाल पूछेंगे, जब सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तब इसके बाद आपको उत्तर बताएंगे। और सेशन की शुरुआत में सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हम आपके सामने रखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेल पर आपसे सवाल पूछे, कोशिका को पढ़ाया है, उसके बाद सवाल पूछे हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा ये आप खुद जानो। अब ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन का ये जो सेशन एमसीक्यू लाए हैं, यदि आपसे सवाल बनते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो सवाल करिएगा, और यदि ये सवाल नहीं बनता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसकी थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं। तो अगला जब भी हम लेक्चर शेड्यूल करेंगे तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में आपको समझाएंगे। तो सेशन की शुरुआत करें सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने एक चित्र पहले पेज पर लगाया। ये डायग्राम माइटोटिक फेज है। माइटोटिक का मतलब आपने सेल डिवीजन की बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी होगी, माइटोटिक, एमाइटोटिक, मियोसिस, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब पढ़ा होगा और आज पढ़ के आप आए होंगे क्योंकि आज आपको उत्तर करने हैं। ये हम सूत्री विभाजन की सेल साइकिल की अवस्था को दिखा रहे हैं, कैसे एक कोशिका अपना जीवन चक्र पूरा करती है। ये जरा देखिए आप। जब सेल अपना विकास शुरू करती है तो पहली अवस्था यस फेज की ओर जाती है। यस फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का मतलब होता है कि उसमें डीएनए की जो मात्रा है, जो वॉल्यूम है, उसमें कोई न कोई परिवर्तन होता है।
उसमें चेंज होता है, मात्रा उसकी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड यस फेज। इसके बाद ये कोशिका विकास करती है। अब विकास का अर्थ ये होता है कि कोशिका अपने आकार और आकृति में कुछ परिवर्तन करती है, ये कहलाता है G2 फेज। क्रम से आप देखते चलेंगे। इसके बाद यही कोशिका अगले फेज में पहुंचती है जहां पर वास्तविक रूप से कोशिका का विभाजन होता है, और यह अवस्था कहलाती है यम फेज, और जिसको आप मैचुरेशन फेज कह सकते हैं। जी को ग्रोथ फेज कहते हैं, यम को मैचुरेशन फेज कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे सवाल इन्हीं बिंदुओं पर होंगे, और जब ये सवाल आपके सामने आएंगे तो फिर उत्तर करने में दिक्कत ना हो, इसलिए गंभीरता से इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिए। तो यम फेज जो हो गई, मैचुरेशन की फेज हो गई। अब इस मैचुरेशन फेज में वास्तव में सेल डिवीजन होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि सेल डिवीजन का जो वास्तविक प्रोसेस है उसमें दो अवस्थाएं हमने लिखी है। एक को लिखा है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को लिखा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कैरियान, कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। जब केंद्रक विभाजित हो जाए, क्योंकि कोशिका का इंटरनल पार्ट जो होता है वो नाभिक होता है, जब नाभिक दो भागों में बट जाए, ये प्रोसेस कहलाती है कैरियोकाइनेसिस की। इसके बाद हमने प्रोसेस को रखा है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य जब दो भागों में बट जाए, काइनेटिक हो जाए, बट जाए, तो इस अवस्था को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो वास्तविक जो सेल डिवीजन है, यानी मैचुरेशन फेज पर जब हम पहुंचते हैं, यम फेज पर पहुंचते हैं, तो वास्तविक रूप से कोशिका का विभाजन होता है, न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है और उसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से जीवन फेज से प्रक्रिया चलती हुई जीवन, फिर G2, फिर यम फेज, बीच में जो प्रोसेस हुई, ये सारी माइटोटिक फेज की ये जो प्रवस्था आप देख रहे हो, यही कोशिका का जीवन चक्र कहलाता है। ध्यान रखना, हमने नंबर डाल दिए। नंबर हमने डाला है 1। यहां से कोशिका को शुरू करोगे आप, यानी पहली अवस्था इसकी होगी जीवन फेज से, फिर दूसरी अवस्था में जाओगे तो वो यस फेज होगी, यस फेज के पास जाओगे तो G2 फेज होगी, G2 फेज के पास जाओगे तो यम फेज होगी, और यम फेज के बाद कोशिका जो है दो भागों में बट जाएगी। बट गई साहब, साइटोप्लाज्म बट गया साहब, नाभिक बट गया, तो कोशिका तो बट ही गई। इस तरह से ये कोशिका का जीवन चक्र। साथ में हम आपको याद ये भी बता देना चाहते हैं, यही कोशिका का विकास कहलाता है, कोई कठिन नहीं। जरा सा आप समझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इसको समझने में, पर यदि आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, हम इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन का नया वीडियो बनाएंगे और थ्योरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, मुख्य रूप से आज आप याद कर लो, मुख्य रूप से कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। एक कोशिका कहलाती है माइटोसिस, कोशिका विभाजन कहलाता है, और एक कहलाता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। दोनों का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें जब भी सूत्रों का, सूत्र का क्या मतलब, सूत्र का मतलब क्रोमोसोम, जब भी क्रोमोसोम में विभाजन तो हो पर संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको कहना समसूत्री। जितना लेकर चले थे उतने ही क्रोमोसोम मिल गए, तो ये कहलाएगा समसूत्री। और जो दूसरा लिखा है उसमें साफ लिखा है कि क्रोमोसोम जितना लेकर के चलोगे उसको परिणाम जो आएगा वो आधा ही होगा, तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री। वही हमने लिखा भी है, प्रोड्यूस 2 cells that are genetically identical to the parental cell। जैसे उसके पेरेंट्स होंगे या जिस कोशिका से वो कोशिका बट रही है, सेम संरचना होगी
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना क्रोमोसोम में, ना संरचना में। जब ऐसा परिवर्तन हो तो उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। बच्चों याद कर लें। और दूसरा जो विभाजन होता है वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट का मतलब होता है जिसमें जेनेटिक्स की या गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओव। जरा याद करो, मान लो उंगली की एक कोशिका आपकी कोई नष्ट हो गई। अब उंगली की एक कोशिका यदि नष्ट होती है तो यहां आपको यह बताना पड़ेगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा कि मियोसिस होगा। निश्चित रूप से आप थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उत्तर दोगे कि साहब यहां पर सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन ही होना चाहिए, क्योंकि यदि क्रोमोसोम की संख्या में आप परिवर्तन कर दोगे तो वो कोशिका वैसी नहीं होगी जैसा होना चाहिए, क्योंकि उंगली में कोशिका तो सेम बननी चाहिए। और मान लो सेक्स क्रोमोसोम या गैमीट जो बन रहे हैं, यदि वो समान समान बन गए, मान लो किसी मेल से 2x क्रोमोसोम निकल गया, फीमेल से 2x वाला अंडा निकल गया, और ये दोनों मिल गए तो 4x वाला संतान पैदा हुआ, तो 4x वाला संतान तो फिर राक्षस हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको संतान, हमको उसका स्ट्रक्चर जो जेनेटिकली स्ट्रक्चर है साहब वो तो 2x ही चाहिए। तो 2x के लिए हमको मियोसिस करनी ही पड़ेगी जेनेटिक्स में, क्योंकि आधा गुणसूत्र माँ का आएगा, आधा पिता का आएगा, इसलिए मियोसिस वहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाथ पैर में जहाँ सोमैटिक सेल होती हैं वहाँ पर मियोसिस की जरूरत नहीं होती। समझ गए होंगे। आगे यदि आपको सेल डिवीजन भी नहीं समझ में आता, नहीं याद होता, ये बायोलॉजी का सबसे सरलतम चैप्टर है। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको देखेंगे, क्योंकि 6 बजे हम लाइव रहेंगे, और जब हम उसको देखेंगे तो जरूर आपको नया वीडियो बना करके सेल डिवीजन भी चलती हुई क्लास में ही याद करवा देंगे, इसकी गारंटी। तो ये 2 मुद्दे हमको आपको सिखाने थे। मेन मुद्दा था आज आपसे एमसीक्यू पूछने का। तो चलिए सवालों की श्रृंखला शुरू की जाए। आप तैयार होंगे? बिल्कुल तैयार हो जाइए। और पहला सवाल अब हम देने जा रहे हैं, जरा सोच समझ करके सवाल का जवाब करिएगा। पहला सवाल, एमसीक्यू सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहले सवाल पर हम लिख रहे हैं कोशिका की G0 अवस्था का मतलब निम्न में से क्या है? पहला सवाल हमने पूछ दिया कि किसी भी कोशिका की कोई भी सेल हो, यदि उसमें G0 स्टेज लिखी हुई है तो हम 4 ऑप्शन आपको देते हैं। चारों ऑप्शन उत्तर के नजदीक होंगे। और यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया कि कोशिका की G0 अवस्था का मतलब निम्न में से क्या है? आपको उत्तर बताना है। पहला उत्तर लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं ए, कोशिका चक्र का समापन या एंडिंग ऑफ सेल साइकिल। क्या आप इसको कहेंगे G0 स्टेज को दैट इज द एंडिंग ऑफ सेल साइकिल? सोच विचार कर उत्तर करिएगा। कोशिका चक्र का समापन। बी ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, कोशिका चक्र से बाहर का रास्ता।
द एग्जिट वे ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। मतलब कोशिका चक्र चल रहा हो और उसे उस कोशिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, मतलब वो सेल साइकिल में भाग लेने लायक नहीं है। गंभीर है सवाल, सोच समझ कर जवाब करिएगा। तीसरा सवाल, सारे सवाल आज तथ्यात्मक है। तीसरा, कोशिका चक्र में प्रवेश यानी एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल इन द सेल साइकिल। कोशिका चक्र में प्रवेश, कोई कोशिका क्या कोशिका चक्र में प्रवेश कर रही है G0 स्टेज में। और अंतिम ऑप्शन आपको दे रहे हैं सस्पेंशन ऑफ सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र का स्थगन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यह जरा भी आपने कभी भी पूरी प्रोसेस को पढ़ा होगा, जो हमने पीछे चित्र दिखाया है, तो उसी में जवाब है। कोशिका की G0 स्टेज का मतलब निम्न में से क्या है? क्या वो कोशिका चक्र का समापन है? क्या कोशिका चक्र से बाहर का रास्ता दिखाना है? या कोशिका चक्र में प्रवेश है? या कोशिका चक्र का स्थगन है? 4 ऑप्शन हमने दिया। सोच समझ करके आप अपने कॉपी पर लिखिएगा, उत्तर अपने कॉपी पर लिखे रहिएगा, और जब लास्ट में इसका सारा उत्तर हम आपको देंगे तब आप उत्तर बताइएगा। तो पहला सवाल हो गया। चले दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल, कोशिका चक्र का या इसको अंग्रेजी में सेल साइकिल कहते हैं। आप लोग अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके बार बार रिक्वेस्ट आते हैं सर हिंदी हिंदी हिंदी, इसलिए हमको मजबूरी में लिखना पड़ता है, पर हम उसका अपोजिट इंग्लिश बोलते चलते हैं। व्हाट इज द सीरियल करेक्ट सीरियल ऑफ सेल साइकिल, ये पूछना चाह रहे हैं। कोशिका चक्र का सही क्रम क्या होगा? जल्दी में उत्तर मत करिएगा। ये भी यदि आपने सेल साइकिल को विधिवत पढ़ा होगा तभी आपको क्रम याद होगा, क्रम आप तभी याद कर पाएंगे। हम लिख रहे हैं, पहले क्या अवस्था जीवन होगी, फिर इसके बाद अवस्था क्या यस की अवस्था होगी, फिर क्या G2 अवस्था होगी, फिर क्या यम फेज होगी। क्या ये सही है? फिर बी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या पहली अवस्था यम होगी यानी मैचुरेशन फेज होगी, फिर इसके बाद G1 फेज होगी, फिर इसके बाद G2 होगी, फिर इसके बाद यस फेज होगी। सी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, पहले G1 होगी, फिर G2 होगी, फिर यस फेज होगी और फिर यम फेज होगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों आपको, पहले यस फेज होगी, फिर इसके बाद G1 फेज होगी, फिर इसके बाद G2 फेज होगी और फिर यम फेज होगी। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। और यह सवाल यूपीएससी में, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा गया है। कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? क्या ये G1 से यस है, G2 है, यम है, यम से G1 G2 यस है, G1 G2 यस यम है, यस G1 G2 और यम है। ये था हमारा दूसरा सवाल। आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपने करेक्ट सीरियल क्रम से इस सेल साइकिल को पढ़ा होगा तो उत्तर आपसे बनेगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। एक शब्द आता है सेल डिवीजन के समय, क्रॉसिंग ओवर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर आप जानते हो। नहीं जानते हो तो क्रॉस करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना,
दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। उसी शब्द को लेकर के तीसरा सवाल, क्रॉसिंग ओवर। दो क्रोमैटिड के बीच होता है। ये चीज सभी जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर दो क्रोमैटिड के बीच होता है। अब देखिए सवाल कितने अंदर घुस करके पूछ रहा है, जरा सवाल को देखिएगा। यह क्रिया सेल साइकिल के किस प्रावस्था में होती है? आपको स्टेज बतानी है। नंबर ए पर लिख रहे हैं हम, क्या यह अवस्था जाइगोटिन की है? जाइगोटिन प्रावस्था है। बी लिख रहे हैं, क्या यह पैकिटीन प्रावस्था है? सी लिखने जा रहे हैं, दोनों प्रावस्थाओं में होता है। और डी लिख रहे हैं, कोई भी नहीं। इसने पूछा कि एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, ये हम लोग भी जानते हैं कि इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया, वो आपस में मिलते हैं। आपको चित्र याद आता हो तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो वो क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था है, ये आपको बताना है। क्या वो जाइगोटिन है, क्या वो पैकिटिन है, क्या दोनों है, या कोई भी नहीं। और आप जब भी इसका उत्तर लिखिए तो उत्तर लिखते समय यदि आप कमेंट बॉक्स पर लिख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ABCD मत लिखिएगा, क्योंकि ABCD में हमारे समझ में हमको पन्ने को पीछे पलटना होता है, देखना होता है। हमको चूंकि याद रहता है कि इसका उत्तर ये होगा, इसलिए आप सीधे उस अवस्था को लिखिएगा तो हमको ज़्यादा सहूलियत होती है तुरंत बताने में कि आप उत्तर सही बता रहे हैं। तो कौन सी प्रावस्था है ये आपको बताना है, जाइगोटिन है, पैकिटिन है, दोनों है, कोई भी नहीं है। ये तीसरा सवाल। आइए चौथे सवाल पर। चौथा सवाल भी सेल डिवीजन और सेल साइकिल से जुड़ा हुआ है। चौथे सवाल में हम आपसे सवाल समसूत्री विभाजन पर ही पूछेंगे, यानी माइटोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की का सही क्रम बता दीजिए। का सही क्रम क्या है? अभी पढ़ाया है आपको, 2 मिनट हुआ है, इसके पहले इस पर डिस्कशन हो चुका है। आपको बताना है ए पर पहले एक प्रोसेस होती है, वो कहलाती है संघनन, या इसको कहते हैं कंडेंसेशन। फिर दूसरी प्रोसेस इसी की होती है नाभिकीय झिल्ली का गायब होना। फिर बीचों बीच यानी इक्वेटर पर, समझ रहे होंगे, इक्वेटर पर गुणसूत्रों का पहुंचना।
फिर सेंट्रोमियर का विभाजन, फिर पृथक्करण, या आपकी किताब में इसको लिखा होगा सेग्रीगेशन। सोच समझकर जवाब करिएगा। यदि आप पूरी प्रोसेस को, सेल साइकिल को अच्छी तरह से पढ़ करके आए होंगे तब वो उत्तर बनेगा, पृथक्करण। और अंत में टीलोफेज। हमने ऑप्शन दिया कि पहले कंडेंसेशन हो जाए, फिर नाभिकीय झिल्ली चली जाए, फिर इक्वेटर पर गुणसूत्र पहुंच जाए, फिर सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाए, फिर पृथक्करण हो जाए। पृथक्करण का मतलब आधा उधर चला जाए, आधा इधर चला जाए, और फिर लास्ट में टीलोफेज। ये हमने लिखा ए पर। बी पर लिख रहे हैं पहले कंडेंसेशन हो जाए। अब आप हिंदी समझ लीजिएगा, ऊपर लिखी हुई है, संघनन हो, फिर इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो, फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए, माने गायब हो जाए, नष्ट हो जाए। फिर इसके बाद इक्वेटर पर पहुंचिए। इक्वेटर माने केंद्र बिंदु पर सारे क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाए, और फिर सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाए, और लास्ट में टीलोफेज हो जाए। क्या ये सही है? बी। सी में लिख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर पहले कर दिया जाए, फिर कंडेंसेशन कर दिया जाए। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ लेना। कंडेंसेशन कर दिया जाए, फिर इक्वेटर पर चला जाए, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाए, फिर टीलोफेज हो जाए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर हो जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। और अंतिम में डी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑल एबव आर। ऊपर जितने भी प्रोसेस लिखी गई सब गलत है। 4 ऑप्शन हमने दिया, पहले कंडेंसेशन हो, फिर नाभिकीय झिल्ली गायब हो जाए, फिर इक्वेटर पर गुणसूत्र पहुंच जाए, फिर सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाए, फिर सेग्रीगेशन हो जाए, फिर टीलोफेज हो जाए। ये सवाल हमने पूछा चौथे सवाल। आपको समसूत्री विभाजन ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन का यदि आपने माइटोसिस विभाजन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तभी ये उत्तर बनेगा चौथा। तथ्यात्मक सवाल था, यूपीएससी का सवाल था, झारखंड पीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया। क्या आप इसका उत्तर कर पाए? 5वां सवाल, जब किसी कोशिका में वृद्धि होती है जब किसी कोशिका में वृद्धि होती है तो निम्न किस अवस्था को कोशिका जी रही होती है?
जैसा सवाल पूछा गया था सेम सवाल हमने लिखा है। जब किसी कोशिका में वृद्धि होती है तो वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में कोशिका चल रही होती है या उस अवस्था में कोशिका जिंदा है, उसी अवस्था को भोग रही है। ये लिख रहे हैं यस फेज। इसी को बच्चों सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। बड़ा गुड सवाल है, जल्दी में उत्तर करोगे 100% गलत करोगे। यदि आप पढ़े नहीं होगे तो नहीं बनेगा। दूसरा जीवन फेज, तीसरा G2 फेज और अंतिम M फेज। अब आपको बताना है कि जब कोशिका वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, वो किस अवस्था से गुजर रही है। क्या यस फेज पर है, क्या जीवन फेज पर है, क्या G2 फेज पर है, क्या M फेज पर है। ग्रोथ का अर्थ समझ लीजिएगा, जल्दीबाजी में उत्तर मत कीजिएगा। फिर बताइए। छठवां सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपने तारक रश्मियां देखी, क्या करती हैं, वो क्रोमोसोम को पकड़ती हैं। स्पिंडल के फाइबर उनको अंग्रेजी में कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की किस रचना से जुड़ते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। आरआरबी का ये सवाल, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की किस रचना से जुड़ते हैं, नीट में भी पूछा गया। स्पिंडल फाइबर किस रचना से जुड़ते हैं, सोच समझ कर जवाब करिएगा। क्या वह सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, अंग्रेजी में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। क्या वह काइनेटोसोम से जुड़ते हैं, काइनेटो। अब यदि आपने क्रोमोसोम की रचना को विस्तार से पढ़ा होगा तभी उत्तर बनेगा। क्या वो काइनेटोसोम से भी जुड़ते हैं, क्या वह टीलोमियर से जुड़ते हैं, और डी ऑप्शन आपके सामने रख दिया कि वह काइनेटो कोर से जुड़ते हैं। चार ऑप्शन हमने रखा कि जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर का काम होता है क्रोमोसोम को खींचना, अपने अपने ध्रुवों पर ले जाना। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की कौन सी रचना को पकड़ता है वह या उसको चिपका लेता है और अपने पुल पर लेकर के भाग जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या वो सेंट्रोमियर है, क्या वो काइनेटोसोम है, क्या वह टीलोमियर है, क्या वह काइनेटोकोर है। इसमें से एक ही ऑप्शन सही है। आप सही प्रश्न का सही जवाब कीजिए। सातवां सवाल अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री यानी मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन में फिर शब्द आया क्रॉसिंग ओवर। निम्नलिखित में किस
अवस्था में होते हैं। अर्धसूत्री मतलब जहां पर क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह जाइगोटीन है, जाइगोटीन की फेज है, क्या वह डिप्लोटीन की फेज है, क्या वह पैकीटीन की फेज है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह लेप्टोटीन। इसमें से किस प्रवस्था में अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर में निम्नलिखित में से किस अवस्था में, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्या वो जाइगोटीन की फेज है, क्या वो डिप्लोटीन की फेज है, क्या पैकीटीन की फेज है, या लेप्टोटीन की फेज है। 8वां सवाल, एक अवस्था हमने सेल साइकिल में बताई, यस स्टेज। यस प्रवस्था, यस अवस्था कोशिका चक्र की, सोच समझ कर करिएगा इस प्रश्न का जवाब, निम्न में से किस कार्य को पूर्णता प्रदान करती है। यूपीएससी का सवाल है। उधर हमने आपको सारे स्टेज बताए, यस, G1 G2 सब बता दिया। अब पूछ रहे हैं कि यस स्टेज, ये सेल साइकिल की महत्वपूर्ण अवस्था है। यस स्टेज कोशिका चक्र में निम्न में से किस कार्य को पूर्णता प्रदान करती है। कार्य नंबर ए लिख रहे हैं, डीएनए की मात्रा प्रत्येक कोशिका में दुगुनी हो जाती है। यह भी तथ्यात्मक सवाल है बच्चों। बी में कह रहा है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है। सी ऑप्शन दिया कि यस स्टेज में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, और डी ऑप्शन दिया डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है।
8वां सवाल तथ्य वाला सवाल है। यस स्टेज हो रही है। यस स्टेज में यदि आपने यस स्टेज को उधर चित्र में अच्छी तरह से देखा होगा तो अभी निर्णय उसका हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा और गहराई में सवाल पूछा कि यस स्टेज कोशिका चक्र की महत्वपूर्ण अवस्था है। यस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है कोशिका के अंदर? तो डीएनए की मात्रा, क्योंकि 2 कोशिकाएं बटेगी, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बटेगी, तो ये जो डीएनए की जो मात्रा होती है यस स्टेज की अवस्था में, क्या डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है? क्या प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा स्थिर ही रहती है? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है कि डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है? 9वां सवाल, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। पीएनएसटी का सवाल। रिकॉम्बिनेज कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है। सही है, रिकॉम्बिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेल डिवीजन के समय मदद करता है। यह किस प्रावस्था में मदद करता है, यह सवाल पूछा गया। यह नोट करिएगा, यह किस अवस्था में अपनी सक्रियता दिखाता है? ए, क्या वो अवस्था पैकिटीन है? क्या वो अवस्था जाइगोटीन है? क्या वो अवस्था डिप्लोटीन है? और क्या वो अवस्था डाइकाइनेसिस है? यहां पर अर्थ आपको बता दें, डाई का मतलब होता है 2, काइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना, नाभिक का टूटना 2 भागों। डाइकाइनेसिस उसका मतलब है। तो क्या वो पैकिटीन की अवस्था है? क्या वो जाइगोटीन की अवस्था में रिकॉम्बिनेज मदद करता है? क्या डिप्लोटीन की अवस्था में मदद करता है? क्या डाइकाइनेसिस में मदद करता है? चलिए 10वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। गंभीर नहीं, गैमीट। गैमीट का मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवा। गैमीट निर्माण में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एमपीएसआई का सवाल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की भूमिका कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है? ए, मेटाफेज फर्स्ट। अब यदि आप पढ़े होंगे तो उत्तर बनेगा, क्योंकि हम सुबह ही आपको आगाह कर चुके हैं कि आज सवाल जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन पर है।
मेटाफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद एनाफेज सेकंड, सी प्रोफेज फर्स्ट और डी प्रोफेज सेकंड। रिकम्बिनेज एंजाइम उधर तो मदद किया ही उस प्रोसेस में, अब रिकम्बिनेज में का काम जो है वो गैमीट के निर्माण पर है। गैमीट निर्माण में अब ये बता दीजिए कि मेटाफेज फर्स्ट में मदद कर रहा, एनाफेज में मदद कर रहा, प्रोफेज में मदद कर रहा कि प्रोफेज सेकंड में मदद कर रहा। चलिए 11वां सवाल, मेटाफेज की अवस्था के दौरान क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से या इसको लिख दें हिंदी में तारक रश्मियां, इसको बोलते हैं रश्मियां, स्पिंडल फाइबर से किस रचना से अटैच होता है? ए, आप यदि क्रोमोसोम की संरचना पढ़े होंगे, क्रोमोसोम का चित्र यदि आपको याद होगा तो एक रचना उसमें होती है सैटेलाइट। बी, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सी, काइनेटोकोर और डी सेंट्रोमियर। आपको बताना है कि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर पकड़ते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की कौन सी रचना, क्या सैटेलाइट से चिपकते हैं, क्या सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पर चिपकते हैं, क्या काइनेटोकोर पर चिपकते हैं, या सेंट्रोमियर से पकड़ करके उसको अपने पोल की ओर ले जाते हैं? ये सवाल है। 11वां सवाल था। आइए 12वें सवाल पर। एक सवाल एमपी जीके में भी पूछा गया है और इसमें भी आया है, एमपी पीएससी में भी आया है और अभी हाल की परीक्षा में छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कितने समसूत्री विभाजन हो जाएं। नीट में भी सवाल आया, कितने समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस, याद रखिएगा माइटोसिस, कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी कि एक सेल से 128 सेल निर्मित हो जाए। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, एक सेल से 128 सेल का निर्माण कितने समसूत्री विभाजन के द्वारा। हम लिखे देते हैं उत्तर, आप बताइएगा, क्या इसमें 28 विभाजन हो, क्या इसमें 32 विभाजन हो, क्या इसमें 7 विभाजन हो,
और क्या इसमें 14 विभाजन हो? कितने विभाजन करोगे समसूत्री कि वो जो कोशिका है 128 सेल बना सके, 128। तो ये 12वां सवाल। आइए 13वें सवाल पर। एक रासायनिक पदार्थ, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया, एमपीएसआई में ये मिला है। एक रासायनिक पदार्थ होता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक रासायनिक पदार्थ है, ये आप जानते हो। निम्न में से किस प्रक्रिया को रोकता है? कॉल्चिसिन एक रासायनिक पदार्थ है और ये रासायनिक पदार्थ कौन सी प्रक्रिया को रोक देता है, ये आपको बताना है। ए में लिख रहे हैं, क्या सेंट्रियोल के कार्य बंद करता है? बी में लिख रहे हैं कि सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर को जुड़ने नहीं देता। सी में आपको बताने जा रहे हैं स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोकता है। और डी में आपको बताने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम को इक्वेटर पर आने से कॉल्चिसिन निम्न में से किस प्रक्रिया को रोकता है? क्या सेंट्रियोल का जो भी काम है उसके कार्य को चेक कर देता है? क्या सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर को जुड़ने नहीं देता? क्या स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देता है? क्या क्रोमोसोम को इक्वेटर पर आने से रोकता है? तो ये 13वां सवाल, सही उत्तर इसका करिएगा। चलिए 14वें नंबर के सवाल पर। एक सवाल पूछा गया कि सोमैटिक सेल। अब इसका अर्थ आप ये समझ लीजिएगा, सोमैटिक सेल जैसे अभी हमने उंगली के कोशिका का की उदाहरण बताए। सोमैटिक सेल में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये आप भी जानते हो। दो तरह की कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण है, एक है सोमैटिक सेल और दूसरी है सेक्स सेल या गैमेटिक सेल जो गैमेट्स बनाती है। हम सवाल सोमैटिक सेल पर पूछ रहे हैं। सोमैटिक सेल साइकिल में डीएनए का निर्माण किस प्रवस्था में होता है? क्योंकि वहां भी तो डीएनए की जरूरत है। हमने पूछा कि सोमैटिक सेल साइकिल में डीएनए का निर्माण किस प्रवस्था में होता है। सोच विचार कर उत्तर कीजिए। क्या वह निर्माण G1 फेज पर है? G1 फेज में होता है। बी ऑप्शन बताइएगा। क्या माइटोसिस की
प्रोफेज में होता है? क्या वह यस फेज में होता है? और डी ऑप्शन है नन, यानी कोई नहीं। सोमैटिक सेल साइकिल में डीएनए का निर्माण किस प्रवस्था में होता है, ये हमने आपसे पूछा है। आपको बताना है जीवन फेज है, क्या माइटोसिस है, क्या यस फेज है, या कोई भी नहीं। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, 15वां सवाल, सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम। सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देता है? जैसे क्रोमोसोम को जब सेल डिवीजन होना होता है तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह प्रोफेज की अवस्था है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मेटाफेज की अवस्था है? सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वो इंटरफेज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह टीलोफेज है? सबसे स्पष्ट मतलब सेल डिवीजन के पूरे सेशन में या सेल साइकिल के पूरे सेशन में सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देता है, यह आपको बताना है। क्या वो प्रोफेज है, क्या वो मेटाफेज है, क्या वो इंटरफेज है, क्या वो टीलोफेज है? ये जरूर आपने 15 सवालों तक कुछ उत्तर किए होंगे, कुछ उत्तर नहीं बने होंगे। अब उत्तर देने की बारी है, उत्तर हम की ओर लिए चलते हैं। इसके पहले आप बताइएगा सवाल कैसे लगे पूरे सेशन के, ये जरूर अपने कमेंट बॉक्स में, या जब सेशन आप देखें तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिले, आपके हर सवाल का जवाब दे पाएँ। जो भी सवाल हम पूछे उसका जवाब आप दो, जो आप पूछो उसका जवाब हम दें, तो ये प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ जाए। तो चलिए अब उत्तर की ओर लिए चलते हैं आपको। 15वें सवाल तक किया है, अब उत्तर की ओर लिए चलते हैं। जल्दी से फटाफट आपको उत्तर बताते हैं, आप खुद चेक करिएगा कितने उत्तर आपके सही थे। पहले सवाल पर हमने पूछा कोशिका की G0 अवस्था का मतलब निम्न में से क्या होगा? इसका मतलब है कोशिका चक्र में जो साइकिल चल रही है उससे कोशिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, माने तुम काम करने लायक नहीं हो, निष्क्रिय हो चुकी हो, इसलिए इसका बी उत्तर सही होगा। कोशिका के सेल साइकिल का सही क्रम आप देख ही पा रहे होंगे, इसका सही जवाब होगा ए। अब आप बताइएगा कि कितने बच्चों ने इसके सही जवाब किए। आप अपने कमेंट बॉक्स में खुद लिखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने सही लिखा, हमारा ये उत्तर सही हुआ, जिससे हम हिसाब कर पाएँ कि आपको कितनी बायोलॉजी आती है या सेल साइकिल आपको कितना आता है, ताकि हम जब भी अगला सेशन शेड्यूल करें तो उसमें सेल साइकिल को विस्तार से पढ़ा पाएँ। तीसरा सवाल, क्रॉसिंग ओवर में दो क्रोमेटिड के बीच होता है, यह क्रिया सेल साइकिल के किस प्रवस्था में होती है? तीसरा सवाल हमने पूछा है, यदि आप इसका सही जवाब करेंगे तो ये सही अवस्था होती है पैकिटीन की। पैकिटीन की अवस्था में दो क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल उधर, उसका जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाता है। चौथे सवाल, माइटोसिस के बारे में हमने पूछा, माइटोसिस का सही क्रम क्या होगा? सब यदि आपने पढ़ा होता तो ये आपसे उत्तर सही बनता, इसका सही ऑप्शन होगा ए।
पहले कंडेंस होगा, फिर उसकी नाभ की झिल्ली गायब होगी, फिर इक्वेटर पर बीचों बीच क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे, फिर सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे चला जाएगा, फिर पृथक्करण हो जाएगा, टेलोफेज अंतिम अवस्था होती है। तो इसको पढ़िएगा माइटोसिस वाले को। 5वां सवाल, जब किसी कोशिका में ग्रोथ होती है तो सामान्य से किसी अवस्था में जी रही है तो वो पक्का किस अवस्था में जीती होगी, ये तो आप बता सकते हैं। और वो अवस्था होती है उसको सिंथेटिक फेज, निर्माण हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वो अवस्था ज़्यादातर बच्चों ने G1 G2 कहा होगा, गलत है, वो अवस्था सिंथेटिक फेज की होती है। 6वां सवाल, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की किस रचना से जुड़ते हैं? तो ना तो वो सेंट्रोमियर से जुड़ता, ना टीलोमियर से जुड़ता, ना काइनेटोसोम से जुड़ता, वो जुड़ता है काइनेटोकोर से। तो ये 6वां सवाल बताइएगा आप कि 6वां सवाल में सही ऑप्शन होगा डी। 7वें सवाल में अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? तो वो अवस्था होती है क्रॉसिंग ओवर, उधर पूछा है इधर भी पूछ रहे हैं, पैकेटिन की अवस्था होती है। यस अवस्था में कोशिका चक्र किस कार्य को पूर्णता प्रदान करती है? तो यस अवस्था को विस्तार से उधर पढ़िएगा, सेल साइकिल हमने लगाई है। इसमें डीएनए की जो मात्रा होती है प्रत्येक कोशिका में जस्ट डबल हो जाती है। तो ये 8वां सवाल। 9वें सवाल पर आपको ले चलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है, महत्वपूर्ण एंजाइम है, यह किस अवस्था में सक्रियता दिखाता है? तो वो अवस्था 9वें सवाल का सही जवाब है पैकेटिन की अवस्था है। पैकेटिन अवस्था में यह पूरी सक्रियता दिखाता है। गैमेट निर्माण में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की भूमिका कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है? 10वां सवाल हमने पूछा और 10वें सवाल का सही जवाब था प्रोफेज फर्स्ट। फिर हमने 11वें सवाल पर आपसे पूछा कि मेटाफेज की अवस्था के दौरान क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से किस रचना से अटैच होते हैं? तो फिर वही सवाल आया काइनेटोकोर। 12वां सवाल, कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ जाए एक कोशिका से कि 128 सेल का निर्माण हो जाए? इसका सही जवाब है 7। 13वां सवाल, कोल्चिसिन एक रासायनिक पदार्थ है और यह किस प्रक्रिया को रोकता है? यह हमने पूछा और ये तारक रश्मियां या स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देता है, यानी इसका उत्तर सी सही है। 14 नंबर का सवाल, सोमैटिक सेल साइकिल में डीएनए के निर्माण किस प्रावस्था से शुरू होते हैं? 14 नंबर का सवाल था और 14 नंबर के सवाल में सही जवाब था यस फेज से या सिंथेटिक फेज से। इसको बार बार यस फेज पर सवाल पूछे गए हैं पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यस फेज को जितनी भी फेज हैं इसके पढ़ जरूर लीजिएगा। और आज के सेशन का जो अंतिम सवाल था उस पर हमने पूछा था सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखता है? तो इसका सही जवाब है मेटाफेज। ये तो सामान्य बुक में भी लिखा हुआ है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरे स्पष्टता के साथ दिखते हैं। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। अगले सेशन में आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ताकि हमको नया सेशन लाने में सहूलियत हो, आपकी इच्छा भी पूरी हो, आपकी पढ़ाई भी मजबूत हो। सारे सवालों पर पैनी निगाह रखते हुए सारे सवालों को पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।